नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट सेकेंड ईयर के 5वां ऑनर्स के लिए 5th पेपर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में बट गई। एक गुट का नेतृत्व उदारवादी कर रहे थे, दूसरे गुट का नेतृत्व उग्रवादी कर रहे थे, उग्रवाद जिनमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल प्रमुख थे। तो आज हम उदार राष्ट्रवादियों के क्या सिद्धांत, विचारधारा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उग्रवादियों की विचारधारा के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 1885 से 1906 तक कांग्रेस पूर्णतः उदारवादियों के हाथों में रही। उदारवादियों के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले के अलावा एक प्रसिद्ध उदारवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सर फिरोज शाह मेहता थे। इनके कुछ कार्य पद्धति, विचारधारा, सिद्धांत थे, जिसमें पहला था ब्रिटिश शासन एक वरदान थे। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक वरदान मानते थे और इसके पक्ष में कई कारण देते थे, जैसे कि अंग्रेजी राज्य के आने से पूर्व इस देश में अशांति फैली हुई थी। गोखले कहते हैं कि ब्रिटिश राज को कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा क्यों नहीं समझे, परंतु यह बात तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि अंग्रेजों ने यहाँ आकर शांति स्थापित की है। शांति के बिना कोई उन्नति संभव नहीं है। वे कहते थे कि हमारे देश में किसी समय भी अव्यवस्था उत्पन्न करना कोई कठिन कार्य नहीं है। ऐसा तो यहाँ शताब्दियों तक रहा है, परंतु एक शताब्दी के काल में अंग्रेजों ने यहाँ जो शांति और व्यवस्था स्थापित की है, उसका कोई विकल्प खोज लेना कोई सरल कार्य नहीं होगा। गोपाल कृष्ण ब्रिटिश राज को एक देवीय वरदान भी मानते थे, क्योंकि वे समझते थे कि परमेश्वर द्वारा भारतीयों को स्वशासन के लिए तैयार कर रहा है। वे कहते थे कि भारत में ब्रिटिश राज्य का उद्देश्य भारतीयों का नैतिक और भौतिक कल्याण होना चाहिए। दूसरा, वे ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। गोपाल कृष्ण गोखले तथा अन्य उदारवादी नेता ब्रिटिश राज को एक वरदान मानने का एक अन्य कारण यह भी था कि उनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अडिग विश्वास था। उनका यह विश्वास था कि अंग्रेज कभी भी अन्याय नहीं कर सकते। ब्रिटिश लोकतंत्र संस्थाओं तथा शिक्षण पद्धति को भारत के लिए उपयोगी मानते थे, इसलिए उनमें आकर्षण था, मोह था। पूना कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने ब्रिटिश शासन के संबंध में कहा था, अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षा इंग्लैंड के साथ जुड़ी हुई है तथा कांग्रेस स्वतंत्र रूप से स्वीकार करते कि हम जो प्रगति चाहते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही हो सकती है। अगला, उदारवादियों का लक्ष्य स्वशासन की प्राप्ति तथा न्याय की पूर्ण स्वराज्य। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के लिए स्वशासन या अधिराज्य स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारत को वही दर्जा मिलना चाहिए जो कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य अधिराज्यों को प्राप्त है। वे भारत के ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध तोड़ना नहीं चाहते थे। उनका विचार था कि अधिराज्य स्थिति केवल ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में 1907 में इलाहाबाद में दिया गया उनका भाषण चिरस्मरणीय रहेगा और उन्होंने उस भाषण में कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे भारतवासियों की स्थिति इस देश में वैसी हो जैसे अन्य लोगों की अपने देश में है। मैं बिना किसी जाति अथवा संप्रदाय के भेदभाव के प्रत्येक स्त्री और पुरुष के पूर्ण विकास का समर्थक हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन पर किसी भी प्रकार का प्राकृतिक प्रतिबंध न लगाए जाए। मैं चाहता हूँ कि भारत संसार के महान देशों में राजनीतिक, औद्योगिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा
कला क्षेत्र में अपना उपयुक्त स्थान ग्रहण करें। उन्होंने आगे कहा कि मैं यह भी चाहता हूँ कि ये समस्त आदर्श ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त हों। अगला, संवैधानिक उपायों के औचित्य में विश्वास। गोपाल कृष्ण गोखले यह मानते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में संवैधानिक उपाय आंदोलनात्मक तरीकों से अधिक श्रेष्ठ है। संवैधानिक उपायों से उनका यह अभिप्राय था कि अंग्रेज शासकों को अपने कष्ट दूर करने के लिए आवेदन पत्र दिए जाए और भारत की जनता के कष्टों का उनको भली भांति ज्ञान कराया जाए। उनका सरकार की रचनात्मक आलोचना और निष्क्रिय प्रतिरोध में पूरा विश्वास था। वे शांति को भंग किए बिना जलसे और जुलूसों के द्वारा जनमत को प्रबल बनाने का भी समर्थन करने के लिए तैयार थे, क्योंकि इससे ब्रिटिश शासन पर दबाव पड़ता था। वे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा और घृणा का प्रचार करने तथा शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने, यानी हमला करने, हत्या करने के सख्त विरोध थे। वे इस बात से भी सहमत नहीं थे कि ब्रिटिश शासन की समाप्त करने के लिए उनके शत्रुओं में किसी प्रकार का गठजोड़ किया जाए। वे कहते थे कि सरकार की सहानुभूति जाती रहती है और उसमें जो कुछ प्राप्त किया जा सकता है वह भी प्राप्त नहीं होता। इतना नहीं, अपितु सरकार और अधिक निर्ममतापूर्वक व्यवहार करने लग जाती है। इसलिए जनता के कष्ट बढ़ जाते हैं। वे जनता के कष्ट और अधिक बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जनता पहले ही अधिक पिसी हुई थी। राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले राजनीति में छल कपट तथा ब्रिटिश शासन के शत्रुओं से गठजोड़ करने के पक्ष में नहीं थे। वे ब्रिटिश राज के विरुद्ध घृणा और षड्यंत्र करने का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसका कारण यह था कि वे एक अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुचित साधनों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। इस हेतु वे केवल उचित साधन ही अपनाने को तैयार थे। साधनों की पवित्रता में उनका अडिग विश्वास था। उन्होंने राजनीति को किसी प्रसिद्धि या पद अथवा धन की प्राप्ति के लिए नहीं अपनाया, अपितु देश की सेवा के लिए ही अपनाया। उन्होंने भारत सेवक संघ के सदस्यों को भी राजनीतिक क्षेत्र में सत्य, सेवा और त्याग का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। बाद में गोखले की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए महात्मा गांधी ने भी इन्हीं बातों को अपनाया और देशवासियों को इसी मार्ग पर चलने की सलाह दी। महात्मा गांधी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया जाता। आदर्शवाद और यथार्थवाद का सुंदर मेल। गोखले यथार्थवादी थे। उनके जीवन में यथार्थवाद आदर्शवाद का सुंदर मेल था। वे इस बात पर विचार करते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में क्या संभव था और क्या न था। वे कहा करते थे कि उत्तेजना की आंधी में राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। अतः तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को समझे बिना गोखले की स्वशासन की मांग को समझना कठिन है, क्योंकि जहां वे एक तरफ भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रखना चाहते थे, वहां दूसरी तरफ भारतीयों के लिए अपने देश पर शासन करने का अधिकार भी चाहते थे। उनके कई आलोचक उनके इस विचारधारा को पसंद नहीं करते। उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि क्या आपका यह विचार है कि हम में आत्मसम्मान का इतना अभाव है कि हम इतने पतित हैं कि अपने देश की स्वाधीनता से हमें प्रसन्नता होती है? यदि संभव हो तो मैं अपने देश को आज ही स्वतंत्र देखना चाहूँगा, परंतु क्या ये संभव है? पाश्चात्य शिक्षा की उपयोगिता में दृढ़ विश्वास। गोखले ने कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि 1883 ईस्वी में इंग्लैंड को दो मार्गों में से एक को चुनना था। एक तो यह कि भारत की जनता को अज्ञान तथा अंधविश्वास के गड्ढे में पड़े रहने दिया जाए। दूसरा ये था कि उसके लिए पाश्चात्य शिक्षा के द्वार खोल दिए जाए और ऐसा धीरे धीरे स्वयं अपनी उदार परंपराओं के स्तर तक उठाकर ले जाना। अपनी उदारतम प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर उसने इस देश के लोगों को पाश्चात्य ज्ञान प्रदान करने का निर्णय किया है और इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले की पाश्चात्य शिक्षा में दृढ़ विश्वास था, अगाध आस्था थी। हिंदू मुस्लिम एकता में पक्का विश्वास।
श्री गोपाल कृष्ण गोखले हिंदू मुस्लिम एकता के महान समर्थक थे। वे कहते थे कि यदि भारत की इन महान जातियों में अनेक प्रकार के मतभेद बने रहे तो भारत का भविष्य अंधकार में है। इसलिए वे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को परामर्श देते थे कि उन्हें सहिष्णुता तथा संयम से काम लेना चाहिए और अपने मतभेदों पर बल देने की अपेक्षा सहयोग, प्रेम और मैत्री पर अधिक बल देना चाहिए। वे हिंदू मुस्लिम प्रश्न को धार्मिक दृष्टि से देखते थे और कहते थे कि कोई भी धर्म एक दूसरे से वैर करना नहीं सिखाता है, इसलिए दोनों धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। देश की सेवा, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए गोखले भारतीयों की सर्वांगीण उन्नति पर विशेष बल देते थे। वे कहते थे कि जब तक भारतीयों की नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक योग्यताओं का विकास नहीं होता तब तक वे अपने राष्ट्र की उन्नति में अपना पूर्ण योग नहीं दे सकते। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि नैतिक उत्थान, उच्च चरित्र, कठोर परिश्रम तथा त्याग से भारतीय अपने देश का भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं और इन विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए गोखले ने जून 1905 में को भारत सेवक संघ की स्थापना की नींव रखी। अगला, मानव प्रगति के लिए स्वतंत्रता में विश्वास। गोखले स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। उनका एक दृढ़ विश्वास था कि मानव जाति को आमतौर पर पराधीन जाति की खास तौर पर प्रगति स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकती। इसलिए वे अपने देश के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में जितनी भी अधिक से अधिक स्वतंत्र संभव होती चाहते थे। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की कटु आलोचना की क्योंकि उसने कुशलता के लिए स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया था। गोखले ने इसी आधार पर लॉर्ड कर्जन के भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक का विरोध किया था क्योंकि इससे अंग्रेजों का आवश्यक नियंत्रण विश्वविद्यालयों पर बढ़ना था। ये स्मरणीय है कि गोखले ने जीवन भर अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का विरोध किया। तो इस प्रकार ये थे उदारवादियों की राजनीतिक विचारधारा, उनके सिद्धांत, उनके मूल्य। आज यहीं तक। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में लेंगे कि उदारवादियों की क्या सफलता रही और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।